हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयुष श्रीवास्तव फ्रॉम बेरॉन्स लर्निंग एकेडमी। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्लेलिस्ट के सेकेंड वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, हमारी प्लेलिस्ट चल रही है जावा इन अ वीक। अगर आपने हमारी इस प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसे एक्सेस कर लीजिए। हमारी टीम ने उसमें आपको बताया है जावा के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, जावा क्यों चूज करें दूसरी लैंग्वेज के कंपैरिजन में, जावा का प्रोग्राम कंपाइल कैसे करता है, रन कैसे करता है, डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में। उस वीडियो से आपको आइडिया हो जाएगा हम इस प्लेलिस्ट को कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। हम समझेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है और क्यों आजकल सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर फॉलो करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऊप्स का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। चलिए अपने स्लाइड्स में देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आखिर क्या होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रोग्रामिंग अप्रोच है जिसमें हम सारा कोड ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के फॉर्म में रखते हैं। आप एक क्लास बनाएंगे, उसमें सारा कोड लिखेंगे, उस क्लास के कुछ मेंबर फंक्शंस होंगे, कुछ डेटा होगा और उस डेटा को एक्सेस करने के लिए आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो अगर सिंपल वर्ड में समझें तो एक क्लास होती है एक ब्लूप्रिंट आपके काम करने की, और ऑब्जेक्ट होता है उस क्लास का इंस्टेंस जिससे आप उस क्लास के मेंबर्स एक्सेस करने वाले होते हैं। अगर एक सिंपल एग्जांपल से समझा जाए तो एक कार एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कुछ फंक्शनैलिटीज हैं, मतलब उस कार के कुछ मेथड्स हैं, जैसे वो कार क्या कर रही होगी, और उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हो सकते हैं उस कार का वेट या कलर। अब क्या फायदा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, हम ये समझते हैं। यहां मैंने 3 पॉइंट्स मेंशन किए हैं एडवांटेजेस ऑफ ऊप्स कॉन्सेप्ट में। पहला पॉइंट है ऑफर सिक्योरिटी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर फॉलो करने से आप अपने कोड को सिक्योर कर सकते हैं। इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और जो भी चीज़ें हम चाहते हैं पब्लिकली एक्सेस ना हो उसको आप प्राइवेट बना सकते हैं। अब इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ये सब क्या है ये आप आगे समझेंगे थोड़ा इस वीडियो में। दूसरा पॉइंट है इम्प्रूव्स कोलैबोरेशन। इसका मतलब है आप एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में मैनेज कर सकते हैं इजिली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अलाउज रीयूज ऑफ कोड। आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू कोड रीयूजेबिलिटी कर सकते हैं। आपने एक बार कोड लिखा या एक बार क्लास में बना के कोई चीज़ रखी तो आप जब मन चाहे उसको यूज कर सकते हैं सिर्फ उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के। अब क्या की कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। अब सबसे पहला, हर ऑब्जेक्ट का एक स्टेट होगा और उसका बिहेवियर होगा। स्टेट डिफाइन करेगा कि वो क्या है और बिहेवियर डिफाइन करेगा कि वो क्या करेगा। जैसा हमने अपने कार वाले एग्जांपल में देखा था, कार किस कलर की होगी, कार कितने रुपए की होगी, वो सब हो गया ऑब्जेक्ट का स्टेट। कार क्या करेगी ये हो गया हमारे ऑब्जेक्ट का बिहेवियर। अब 4 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में: इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन। चलिए समझते हैं इन चारों के बारे में। उससे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है, क्या जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नहीं। तो लेट मी टेल यू, जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। आप 99.99% कह सकते हैं कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, पर 100% ये बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे हैं बेसिकली 2 रीजंस। पहला रीजन है यूज ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। आप इंट, कैर, फ्लोट डायरेक्टली जावा में यूज कर सकते हैं, पर जैसा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कहना है हर चीज आपकी ऑब्जेक्ट फॉर्म में होनी चाहिए। अब ये इंट, कैर, फ्लोट आगे चल के रैपर क्लास में कैसे कन्वर्ट होते हैं ये आगे के कॉन्सेप्ट है। फिलहाल आप ये समझिए कि इंट, कैर, फ्लोट आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, इसलिए जावा को 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं कहा जाता। सेकेंड पॉइंट है यूज ऑफ स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है ये समझने के लिए आप हमारी एक शॉर्ट्स देख सकते हैं स्टैटिक कीवर्ड वाली, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर थोड़े में समझें तो स्टैटिक कीवर्ड बोलता है कि अगर किसी भी चीज को स्टैटिक डिक्लेयर किया जाता है तो आप उसे कॉल कर सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट बनवाए। ये पॉइंट भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहती है
आपको सारे फंक्शंस या डेटा ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करने हैं। चलिए समझते हैं अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 प्रॉपर्टीज को। पहली प्रॉपर्टी है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? अगर सिंपल शब्दों में समझा जाए तो एक ऑब्जेक्ट अगर किसी दूसरे क्लास के मेंबर्स भी एक्सेस कर सकता है तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी। एक सिंपल एग्जांपल समझिए, आपके पेरेंट हैं, आपके पेरेंट के पास कुछ प्रॉपर्टी होगी, आप उनके चाइल्ड हैं, तो आप उनके चाइल्ड हो के भी अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं। यही है इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी कि किसी क्लास में कोई भी फंक्शन या डेटा है और एक दूसरी क्लास अगर उस पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करती है तो सेकेंड क्लास के ऑब्जेक्ट से आप पेरेंट क्लास के मेंबर्स भी एक्सेस कर सकते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अगर आप हमारी प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं तो आपने भी डेस्कटॉप पे एक ऐसा फोल्डर बनाया होगा। मैं उसी फोल्डर में एक फाइल बनाता हूं जिसमें हम देखेंगे इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल। न्यू पे आइए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं और इसका नाम रखता हूं मैं इनहेरिटेंस एग्जाम्पल डॉट जावा। यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ एनिमल नाम की और इसके अंदर एक फंक्शन बनाता हूँ ईट नाम का। अब हम एक दूसरी क्लास बनाते हैं डॉग नाम की, जो कि एक्सटेंड करेगी हमारे एनिमल क्लास को। इसमें मैं एक फंक्शन बनाता हूं बार्क नाम का और इस बार्क में मैं लिख देता हूं बार्किंग। अब हम अपनी मेन क्लास बनाते हैं। आपको पता है जिस नाम की फाइल बनाई जाएगी उसी नाम की आपकी वो क्लास होगी जिसमें आप अपना मेन मेथड डालेंगे। तो मैंने फाइल बनाई है इनहेरिटेंस एग्जाम्पल नाम की, तो मेरी क्लास का नाम भी होगा इनहेरिटेंस एग्जाम्पल और इसको मैं पब्लिक डिक्लेयर कर देता हूँ, पब्लिक क्लास इनहेरिटेंस एग्जाम्पल। इसमें हमने अपना मेन मेथड डाला और अब आप देखिए मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं डॉग क्लास का और इस डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट से आप बार्क मेथड भी एक्सेस कर सकते हैं और तो और इसी डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट से आप ईट मेथड भी एक्सेस कर सकते हैं। यही मेन कॉन्सेप्ट है हमारा इनहेरिटेंस का। ये हो गई हमारी पेरेंट क्लास, ये हो गई हमारी चाइल्ड क्लास जिसने पेरेंट क्लास को एक्सटेंड किया है। मतलब ये ईट मेथड अब इस पेरेंट क्लास, इस चाइल्ड क्लास के पास भी है। फिर हमने डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट से एक बार कॉल किया अपने चाइल्ड क्लास के मेंबर को और एक बार कॉल किया अपने पेरेंट क्लास के मेंबर को। चलिए देखते हैं इसको रन करके। इसको सेव कर देते हैं। फोल्डर के अंदर आके हमने ओपन किया अपना cmd जावा सी इनहेरिटेंस एग्जाम्पल डॉट जावा। कंपाइलेशन सक्सेसफुल। जावा इनहेरिटेंस एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए बार्किंग और ईटिंग दोनों आउटपुट आ रहा है। मतलब चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से पेरेंट क्लास के फंक्शन को भी एक्सेस कर लिया और चाइल्ड क्लास के फंक्शन को भी एक्सेस कर लिया।
उम्मीद करते हैं आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ईजी लग रहा होगा। इनहेरिटेंस में भी कई टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, पर जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक चीज को कई तरीके से किया जा सकता है। यहाँ वर्ड पॉली का मतलब होता है मेनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है टाइप्स। एक ही चीज के कई टाइप्स। प्रोग्रामिंग में इसका क्या मतलब है? प्रोग्रामिंग में इसका ये मतलब है कि आप एक ही फंक्शन को दोबारा उसी नाम से बना सकते हैं, पर उसके आप पैरामीटर्स डिफरेंट कर दीजिए, नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट कर दीजिए या टाइप ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट कर दीजिए। चलिए प्रोग्राम के थ्रू इसको समझते हैं कि आखिर पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। वापस हम आते हैं और एक नई फाइल बनाते हैं पॉलीमॉर्फिज्म एग्जाम्पल के लिए। प्रोग्राम के थ्रू चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। आपको ओरली चीज़ें भले ही थोड़ी बहुत ना समझ में आए, लेकिन जब आप उसको प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैंने एक नई फाइल बनाई और इसको मैं लिख देता हूँ poly example डॉट जावा। यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ सम नाम की, और इसके अंदर मैं बनाऊंगा सेम सम नाम का फंक्शन विद डिफरेंट पैरामीटर्स। आपको पता होगा, अगर आपको थोड़ी बहुत भी प्रोग्रामिंग नॉलेज है, कि सेम नाम का फंक्शन अगर आप दोबारा बनाते हैं तो आपका कंपाइल टाइम एरर आ जाता है, जिसको एम्बिग्यूटी का कॉन्सेप्ट कहा जाता है कि कंपाइलर कंफ्यूज हो गया कि सम नाम के दो फंक्शंस हैं, अब हम किसको कॉल करें। तो इसी से बचने के लिए हमको मिला ये पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट कि आप फंक्शन ओवरलोडिंग कर सकें, मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट सपोर्ट कर सकें। चलिए देखते हैं। यहाँ मैं बनाता हूँ एक सम नाम का फंक्शन जो दो इंटीजर वैल्यूज लेगा, इंट a और इंट b, और वो इन दोनों का सम करके मुझे दे देगा a प्लस b। हम सेम एक सम नाम का फंक्शन और बनाते हैं, लेकिन उसके पैरामीटर्स डिफरेंट कर देंगे। अब ये मैंने बनाया, इसमें मैंने कर दिया कि ये लेगा फ्लोट a और फ्लोट b। आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। मैंने कहा नंबर ऑफ पैरामीटर्स या टाइप ऑफ पैरामीटर्स आपको चेंज करना होता है सिर्फ मेथड ओवरलोडिंग के लिए। आप यहाँ एक यही सम नाम का फंक्शन 3 इंट के साथ बना सकते हैं या कोई भी वैल्यूज यहाँ ले सकते हैं। सिंपल मतलब आपका ये है कि आप एक ही नाम के कई फंक्शंस बना सकें जो अलग अलग काम करें। पॉली मतलब मेनी, मॉर्फिज्म मतलब वर्क्स। एक ही फंक्शन सम नाम का अलग अलग तरीके से वर्क कर रहा है। इन दो इंटीजर वैल्यूज दे रहे हैं तो दो इंटीजर्स का सम कर रहा है, और दो फ्लोट वैल्यूज दे रहे हैं तो दो फ्लोट वैल्यूज का सम कर रहा है। चलिए इसको हम कॉल करते हैं अपने मेन मेथड में, पॉली एग्जाम्पल। यहाँ हम अपने सम क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, सम obj इज इक्वल्स टू न्यू सम, और इस ऑब्जेक्ट से हम कॉल कर लेंगे अपने सम फंक्शन को। देखिए दोनों ऑप्शंस आ रहे हैं, किसको कॉल करना है, जो दो इंटीजर वैल्यूज ले रहा है या जो दो फ्लोट वैल्यूज ले रहा है। पहले मैंने कॉल की जो दो इंटीजर वैल्यूज ले रहा है, एक में मैंने पास किया 10, एक में मैंने पास किया 20, और अब मैं कॉल करता हूँ obj.sum को जो दो फ्लोट वैल्यूज लेगा। यहाँ मैंने दे दिया 10.6 और यहाँ मैंने दे दिया 20.7, 2.7। अब आपको पता है कि प्रोग्रामिंग में अगर आप डायरेक्ट डेसिमल वैल्यूज लिखते हैं तो वो उसको डबल काउंट करता है। तो उसके लिए मैंने इसको बता दिया कि ये फ्लोटिंग वैल्यूज है, इसको फ्लोट की तरह ट्रीट किया जाए। इसको सेव करके कंपाइल करते हैं। जावा सी
polyexample डॉट जावा, जावा polyexample। देखिए इंटीजर वैल्यूज का सम होके हमको इंटीजर वैल्यूज मिल गई और फ्लोटिंग वैल्यूज का सम होके हमको फ्लोटिंग वैल्यूज मिल गई। यहां b की वैल्यू 200 चली गई थी, इसलिए आउटपुट आ गया है 210। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट में लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने की। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं अपना थर्ड टॉपिक, जो है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन क्या होता है? एनकैप्सुलेशन को आप समझिए कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप हाइड करते हैं कुछ एसेंशियल डिटेल्स, लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चीजें हाइड कर दी गई तो फिर उस जो वैल्यू है उसका कोई मतलब ही नहीं बना। तो हमारा काम होता है जो हाइड की हुई चीजें हैं उसको लिमिटेड एक्सेस देने का। चलिए मैं इसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूं। सपोज करिए आपके पास यहां पे एक ऑब्जेक्ट, यहां आपके पास सपोज करिए कि एक इंटीजर वैल्यू है इंट a इज इक्वल्स टू 10। अब आप इसको हाइड करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी इसको एक्सेस कर ले, तो आप इसको प्राइवेट डिक्लेयर करेंगे कि ये इस इंटीजर a को आपने प्राइवेट डिक्लेयर किया। अब प्राइवेट डिक्लेयर जब कर दिया आपने तो कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। इस क्लास में जितनी भी मेंबर्स हैं सिर्फ वही इसको एक्सेस कर सकती हैं, आउटसाइड द वर्ल्ड इसको कोई एक्सेस नहीं करेगा। लेकिन अब बात ये है, ये तो कैद हो गया ना एक क्लास के अंदर, जब इसे कोई एक्सेस ही नहीं कर सकता है, सिर्फ क्लास ही एक्सेस करेगी। तो हमें क्या करना होता है, आप कुछ पब्लिक मेथड्स बनाते हैं जो इसको एक्सेस करेंगे और इसकी वैल्यूज गेट और सेट करेंगे। मतलब इस a के लिए गेटर्स और सेटर, एक फंक्शन आप बना सकते हैं गेट डेटा का और एक बना सकते हैं सेट डेटा का, जिसमें आप इस वैल्यू को गेट करेंगे और सेट करेंगे। अब किसी को भी इसे यूज करना है तो आपको उस फंक्शंस के थ्रू इसको कॉल करवाना पड़ेगा। ये है हमारा मेन कॉन्सेप्ट इनकैप्सुलेशन का। चलिए प्रोग्राम के थ्रू भी मैं इसको आपको समझा के दिखाता हूं। वापस हम एक नई फाइल बना लेते हैं। इसका नाम रखते हैं हम इनकैप्सुलेशन एग्जाम्पल डॉट जावा। सपोज मैंने एक क्लास बनाई स्टूडेंट नाम की और मैंने प्राइवेट इंट आईडी किया, मतलब स्टूडेंट की आईडी को मैंने प्राइवेट रखा है कि कोई भी इसको एक्सेस सिर्फ इस क्लास के मेंबर्स, इस क्लास के गेटर्स और सेटर्स के थ्रू करे। अब इस आईडी को सेट करने के लिए हमें कुछ फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। तो पहला फंक्शन मैं बना लेता हूं गेट डेटा का, और दूसरा फंक्शन मैं बनाऊंगा सेट डेटा का। फिर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा void set data नाम का। अब ये सेट डेटा एक फंक्शन है और एक फंक्शन के थ्रू किसी वेरिएबल की वैल्यू सेट करने के लिए इस फंक्शन को एक इंटीजर वैल्यू लेनी भी पड़ेगी। तो सपोज ये इंट id लेगा और सेट कर देगा इस id को हमारे इस वाले id से। तो इसके लिए हम लिखेंगे दिस डॉट id इज इक्वल्स टू id। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये दिस डॉट id इज इक्वल्स टू id क्या होता है। कोड को हम अपने फॉर्मेट कर लेते हैं।
फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये रहा। अब हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई जिसमें एक प्राइवेट इंट आईडी है, ये हो गया हमारे उस क्लास का गेटर और ये हो गया हमारे उस क्लास का सेटर। गेटर और सेटर कोई वर्ड नहीं है, सिर्फ गेट डेटा फंक्शंस को हम गेटर बोल देते हैं और सेट डेटा फंक्शन को हम सेटर बोल देते हैं। अब हम अपनी एक मेन क्लास बनाते हैं, फाइल का नाम मैंने रखा है इनकैप्सुलेशन एग्जाम्पल। इसमें हम अपना मेन मेथड डालते हैं और अब मुझे इन फंक्शंस को कॉल करना होगा इस आईडी की वैल्यू गेट या सेट करने के लिए। तो कैसे कर सकते हैं, मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, स्टूडेंट ओबीजे इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। और अब अगर आप obj.id करेंगे तो आप एरर आएगा। अगर आपने obj.id किया तो ये आपको एरर देगा। आपको कैसे एक्सेस करना है आईडी को, obj डॉट, पहले आपने किया सेट डेटा तो आईडी मैंने सेट कर दी 10 और अब आप कर सकते हैं obj डॉट गेट डेटा। अब इससे गेट डेटा फंक्शन कॉल होगा तो अपने आप ही println फंक्शन चल जाएगा, system.out.println id। चलिए इसको भी कंपाइल करके देखते हैं। जावा सी इनकैप्सुलेशन डॉट जावा, सेव नहीं हुई शायद, इनकैप्सुलेशन एग्जाम्पल नाम से लिखा था मैंने, इनकैप्सुलेशन एग्जाम्पल। देखिए मैंने कहा था ना कि आपने obj.id किया तो ये आपको एरर देगा, तो obj.id वाली लाइन हम हटा देते हैं, या तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कमेंट। इसको सेव करके अब रन करते हैं। जावा एनकैप्सुलेशन एग्जाम्पल, देखिए आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख गया 10 आउटपुट, क्योंकि हमने सिर्फ यही किया ही है, सेट डेटा से उसकी वैल्यू सेट की और गेट डेटा से उसकी वैल्यू गेट कर ली, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग जस्ट द फंक्शनैलिटी। हिंदी में बताइए सर। हिंदी में आप एग्जाम्पल से समझिए। आप कॉल पे बात करते हैं, आपको मतलब होता है कि आपका काम हो रहा है, आप बोल रहे हैं, सामने वाला सुन रहा है। बीच में इंटरनल मैकेनिज्म क्या है, कैसे रेडियो वेव्स एक्टिव हो रही है, कैसे हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा काम होता है हमारा काम हो जाए बस। मतलब ऐसी चीज जिससे हमको लेना देना नहीं है वो हम यूजर को फालतू में नहीं बताएंगे। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, एक कार का। आप कार चलाते हैं तो आपको कार की फंक्शनैलिटी बताई जाती है कि हाँ आप एक्सीलेटर पे पैर रखेंगे तो कार आगे बढ़ेगी, ब्रेक पे पैर रखेंगे कार रुक जाएगी। अब कार का इंजन किससे बना है, कार कैसे बनी है, ये सबसे आपको कोई मतलब नहीं है। तो सिंपल टर्म्स में एब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग जस्ट द फंक्शनैलिटी। चलिए एब्स्ट्रैक्शन को भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। एब्स्ट्रैक्शन दो तरीके से किया जा सकता है, पहला एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के थ्रू, दूसरा इंटरफेसेस के थ्रू। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस में भी डिफरेंसेस होते हैं, भले ही दोनों सेम काम करें लेकिन दोनों में डिफरेंस हैं। इसके लिए भी आप हमारी वीडियो प्रेफर कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं, इंटरफेसेस क्या होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वो क्लासेस होती हैं जिसमें आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं, पर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझना कि आपकी क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है और उसमें एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड ना हो। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। यहां मैं नई फाइल बनाता हूं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और इसका नाम रखता हूं मैं एब्स्ट्रैक्शन एग्जाम्पल डॉट जावा। एक क्लास बनाते हैं
स्टूडेंट हमने पहले बना ली थी, तो चलिए मैं यहाँ एक एम्प्लॉय नाम की क्लास बना लेता हूँ। कुछ भी बना सकते हैं आप क्लास। अब इस क्लास में अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स मतलब ऐसे मेथड्स जिनकी डेफिनेशन आप नहीं देते हैं, तभी तो होगा एब्स्ट्रैक्शन फॉलो। इसकी डेफिनेशन दी जाती है इसके चाइल्ड क्लासेस में। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बनाइए तो उनकी डेफिनेशन मत दीजिए। अब जो भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करेगी उसका काम होगा उस मेथड को ओवरराइड करना। चलिए देखिए, मैंने यहाँ बनाया एक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड मैसेज नाम का फंक्शन। अब इस मैसेज नाम के फंक्शन की डेफिनेशन मैं नहीं दूंगा, लेकिन अब अगर हमारे क्लास में कोई भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करें। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे तो ये आपको एरर देगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत जगह पूछा जाता है कि क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ज़रूरी है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही हो, क्या बिना एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है? तो जी बिल्कुल हो सकती है। आप ये मेथड की डेफिनेशन दे सकते हैं। आपने सपोज यहाँ इस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाया और आपने इसकी डेफिनेशन दे दी, तो ये कोई एरर नहीं देगा। वो बोलेगा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने क्लास एब्स्ट्रैक्ट बनाई, आपने उसकी डेफिनेशन दे दी, उसमें कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया और क्लास को एब्स्ट्रैक्ट नहीं किया तो ये एक बहुत बड़ा एरर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया होगा। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझते हैं एब्स्ट्रैक्शन को समझने के लिए। मैं एक क्लास बनाता हूँ शेप नाम की, और इसमें मैं एक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ड्रॉ नाम का एक फंक्शन बना देता हूँ। इसको मैं रखूँगा एब्स्ट्रैक्ट, मतलब इस ड्रॉ को मैं यहाँ डिफाइन नहीं करूँगा। अब ये एब्स्ट्रैक्ट है तो मैंने भी यहाँ एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया। अब मैं चाइल्ड क्लासेस बनाता हूँ। सपोज मैंने चाइल्ड क्लास बनाई रेक्टेंगल नाम की, जो कि एक्सटेंड करेगी हमारे शेप क्लास को। अब मैंने कहा कि कोई भी क्लास अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करना। तो यहाँ मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड की डेफिनेशन दे दी। सिस्टम डॉट आउट डॉट println। कभी कभी सेशंस आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, आप आदत डालिए खुद से लिखने की। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ड्राइंग रेक्टेंगल। एक दूसरी क्लास बनाता हूँ मैं क्लास सर्कल, ये भी एक्सटेंड करेगी हमारे शेप क्लास को। इसमें भी मैं सेम मेथड डाल देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ ड्राइंग सर्कल। अब इतना ही कोड में पहले समझिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है शेप नाम की, जिसमें एक फंक्शन है void draw जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब उसकी डेफिनेशन हम वहाँ नहीं दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ जो भी इसको बुलाए वो इस फंक्शन की डेफिनेशन खुद दे ले। इसी मेथड को हम एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं कि हमने इस ड्रॉ मेथड में क्या किया है ये हम सबको नहीं बताएंगे, आपको सिर्फ पता होगा कि आपके पास ड्रॉ फंक्शन है। अब हम एक क्लास बनाते हैं एब्स्ट्रैक्शन एग्जाम्पल नाम की, इसमें डालते हैं हमारा मेन मेथड। अब यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस करने वाला ये है कि आप यहाँ शेप ओबीजे न्यू शेप नहीं कर सकते हैं, ये भी आपको एरर देगा। इससे क्या सीख मिलती है हमको कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं बना सकते। आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, पर आप कभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं।
तो ये लाइन भी आपके लिए एक एरर है। हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं शेप ओबीजे और इसको इसके रेफरेंस, इसके चाइल्ड क्लास के रेफरेंस से कॉल करते हैं। मैंने लिखा सर्कल। अब मैंने यहाँ डायरेक्ट शेप क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, तो अब मैं करूँगा अगर obj.draw तो कॉल होगा हमारा सर्कल क्लास का मेथड, मतलब आउटपुट आपको दिखेगा ड्राइंग सर्कल। और वहीं अगर मैं करता हूँ शेप obj2 इज इक्वल्स टू न्यू रेक्टेंगल और फिर मैं obj2 से कॉल करता हूँ ड्रॉ, तो आपको आउटपुट मिलेगा ड्राइंग रेक्टेंगल। चलिए चेक करते हैं। इसको पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ। cls कमांड को यूज़ करके आप इसको क्लियर कर सकते हैं। चलिए इसको कंपाइल करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन एग्जाम्पल डॉट जावा कुछ एरर आई है। एब्स्ट्रैक्शन एग्जाम्पल में एरर एक्सपेक्टेड, देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सेमीकोलन ना यूज़ करके कोलन यूज़ कर लिया है। कोई बात नहीं, एरर से ही तो सीखने को मिलता है। ऐसी छोटी छोटी एरर्स आपके प्रोग्राम्स में भी आएंगी, लेकिन जब आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर एरर पकड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जावा एब्स्ट्रैक्शन एग्जाम्पल, जावा एब्स्ट्रैक्शन एग्जाम्पल। देखिए पहले आउटपुट आया ड्राइंग सर्कल, फिर आउटपुट आया ड्राइंग रेक्टेंगल। एक बार फिर से मैं आपको कोड दिखा देता हूं। पहले मैंने कॉल किया है obj.draw और obj है हमारे सर्कल क्लास का, इसलिए आपका आउटपुट आ रहा है ड्राइंग सर्कल। फिर मैंने बनाया है शेप obj2 इज इक्वल्स टू न्यू रेक्टेंगल और फिर obj2 से कॉल किया है ड्रॉ को, तो हमारा आउटपुट आ रहा है ड्राइंग रेक्टेंगल। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका ऊप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है, मैंने इसका बेसिक आपको एक वीडियो में बताने की कोशिश की है। आपको लॉन्ग वीडियोस भी चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं हर टॉपिक की लॉन्ग वीडियो भी आपके लिए लेके आऊँगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।